हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों चैप्टर नंबर 2 चल रहा है एंटरप्रेन्योर और आज है इसकी 4th क्लास। तो चलिए बच्चों बिना टाइम को वेस्ट करे आज की क्लास को करते हैं हम स्टार्ट। लास्ट क्लास के अंदर हमने बच्चों एथिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था। व्हाट आर एथिक्स, व्हाट आर बिजनेस एथिक्स, और इसके बाद हमने इसके एग्जांपल्स भी देखे थे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो इस टॉपिक के आगे बढ़ेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है entrepreneurial values, attitudes and motivation। आज हम बात करेंगे वैल्यूज के बारे में, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम एटीट्यूड के बारे में और उसकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे मोटिवेशन के बारे में। तो हम बिट्स एंड पीसेस में चैप्टर को पढ़ेंगे जिससे ज्यादा लोड भी ना हो और मजे से हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? वैल्यूज के बारे में। वैल्यूज का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। ठीक है, एथिक्स का मतलब तो हमने समझ लिया था कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, और वहां पर हमने बात करी थी सोसाइटी के लेवल पर क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। वैल्यूज का मतलब होता है आपकी बिलीफ कि आप किस चीज में विश्वास रखते हो, आपके हिसाब से क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, ये आपका वैल्यू सिस्टम बताता है। और जो आपको लगता है क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, उसी हिसाब से आप बिहेव करते हो। समझ में आ रहा है? जिस चीज में आपका बिलीफ है, जिस चीज में आपका विश्वास है, आप उस हिसाब से काम करते हो। रीड करें क्या लिखा हुआ है। उन्होंने एक डेफिनेशन दे रखी है, किन्होंने डेफिनेशन दे रखी है, मिल्टन रॉकीच ने डेफिनेशन दे रखी है, बिलीफ दैट गाइड्स एक्शंस एंड जजमेंट अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ सिचुएशन। तो जो वैल्यूज होती है, आपका विश्वास होता है, आपकी बिलीफ होती है, और जैसी आपकी सोच होती है वैसी आपके एक्शंस होते हैं, वैसे ही आप फैसले लेते हो किसी भी सिचुएशन में। आपको लगता है ये चीज सही है तो आप उसी हिसाब से सही फैसला लोगे अपने हिसाब से और वैसा ही एक्शन करोगे। इसको हम क्या बुलाते हैं? वैल्यूज बुलाते हैं। और वैल्यूज हर एक की अलग अलग होती हैं। एथिक्स स्टैंडर्ड्स होते हैं, सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स होते हैं, सोसाइटी के लेवल पे क्या चीज सही है, क्या गलत है। और वैल्यूज आपके पर्सनल लेवल पर आ जाती है कि आपकी क्या बिलीफ है, आपको क्या चीज सही लगती है या आपको क्या चीज गलत लगती है। क्लियर हो गया? रीड करते हैं। वैल्यू डिटरमाइन व्हाट पीपल कंसिडर टू बी गुड और बैड फॉर अ सिविल सोसाइटी। मतलब आपको क्या लगता है, पीपल्स कंसिडर मतलब आपको क्या लगता है क्या चीज सोसाइटी के लिए सही है, क्या चीज गलत है, इसको हम क्या बुलाते हैं? वैल्यूज बुलाते हैं। जैसे ऑनेस्टी हो गया, ट्रुथफुलनेस हो गया, इंटीग्रिटी हो गया। तो ध्यान रखना एथिक्स और वैल्यूज में सिर्फ ये डिफरेंस है। एथिक्स क्या स्टैंडर्ड्स है, सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स है, और जो वैल्यूज है पर्सनल स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया? ओके, आगे क्या देखा है? These sets of belief that provide standards which guide behavior is known as values। मतलब ये वो विश्वास, वो बिलीफ जो आपके बिहेवियर को गाइड करते हैं, उस हिसाब से आपका बिहेवियर होता है, उससे हम क्या बुलाते हैं? वैल्यूज बुलाते हैं। समझ में आ गया वैल्यूज का मतलब क्या होता है? क्लियर? ओके, अब आगे डिस्कस करते हैं कि आगे क्या दे रखा है। आगे आपको एक डायग्राम दे रखा है कोर वैल्यूज का। कोर वैल्यूज मतलब एक्शन फैक्टर्स, पर्सनैलिटी फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जो काम करते हो, आपकी जो पर्सनैलिटी और जो एनवायरमेंट के काम करते हो, उसके अंदर आपकी कुछ कोर वैल्यूज होती है। कोर वैल्यूज का मतलब होता है एट द सेंटर आप किस चीज में विश्वास रखते हो। जैसे हमारा अर्थ का कोर है ना, अर्थ का सेंटर, वैसे ही हमारा भी कोर होता है, हमारा मन का अंदर जो दिल का सेंटर होता है, जिसमें हम बात करते हैं कि हाँ हम किस चीज में विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले अपने विश्वास की नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के विश्वास की, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखो, ऑर्गेनाइजेशन की कुछ कोर वैल्यूज हमको दे रखी है। कोर वैल्यूज मतलब एट द सेंटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो किस चीज में बिलीव करते हैं। तो उन्होंने 4 कोर वैल्यूज बताई हैं जो जनरली हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है। वैसे इसके अलावा भी बहुत सारी हो सकती है, बट नॉर्मली 4 ये हर ऑर्गेनाइजेशन में पाई जाती है। पहला है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। नाम से ही पता लग रहा है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इनोवेशन का मतलब होता है न्यू चीजें इन्वेंट करना, और क्रिएटिविटी का मतलब होता है किसी चीज को नए तरीके से सोचना, नए तरीके से करके देखना। इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिलायंस, रिस्पेक्ट फॉर वर्क, क्वेस्ट फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और अचीवमेंट ओरिएंटेशन। क्वेस्ट का मतलब होता है फाइट करना, सर्च करना, लड़ना, आगे बढ़ना। तो ये चारों वैल्यूज को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहला हम पढ़ेंगे इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, फिर आगे बढ़ते चलेंगे। और आज हम वैल्यूज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली जो वैल्यू आ रही है वो हमारे सामने आ रही है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, इनोवेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है। इनोवेशन का सिंपल सा मीनिंग है
कोई नया प्रोडक्ट बनाना, कोई नई सर्विस बनाना या किसी काम को नए तरीके से करना, नया प्रोसेस करना, इस सब चीजों को हम क्या बुलाते हैं? इनोवेशन बुलाते हैं। और हर ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है इनोवेट करने की, ठीक है ना? जैसे मैं कोशिश करता हूँ नए तरीके से पढ़ाने की, वैसे ही आप कोशिश करते हो नए तरीके से पास होने की। समझ रहे हो ना ये चीज? तो ये क्या है? इनोवेशन है, हर एक किस्म के होता है। दूसरा आता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब होता है नए तरीके से करना, कोशिश करना कि आप नए तरीके से उस चीज को कर पाओ। और इनोवेटिवनेस बताता है कि हाँ भाई उस चीज को हम प्रैक्टिस में कैसे ला सकते हैं। क्रिएटिविटी होता है अलग तरीके से, नजरिए से सोचना, और इनोवेशन उस चीज को प्रैक्टिकल करता है। समझ में आया? हाउ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन आर कनेक्टेड। क्रिएटिविटी इज अ वे टू सी फ्रॉम डिफरेंट एंगल, और इनोवेशन मेक इट प्रैक्टिकल टू डू इन अदर वे। नया समझ में? हिंदी में बताऊं? बताता हूं। क्रिएटिविटी का मतलब होता है नए नजरिए से देखना, और इनोवेशन उस नए नजरिए को प्रैक्टिकल करने में मदद करता है कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा क्या प्रैक्टिकली हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। जैसे पहले ऑयल आते थे डब्बों में, अब आते हैं सैशे में। पहले शैम्पू आते थे शीशे में, अब आते हैं पैकेट में, छोटे। 1.5 रुपए का पैकेट आता है, 1 रुपए का पैकेट आता है, 2 रुपए का पैकेट आता है कि ना? तो ये क्या है? क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन है प्रोडक्ट को बेचने का। कोई गरीब व्यक्ति बड़ा डब्बा नहीं खरीद सकता 200 400 500 रुपए का, वो छोटे सैशे खरीद सकता है। तो इन ऑर्डर टू प्रमोट योर सेल, आपने इनोवेट किया, आपने क्रिएटिविटी दिखाई और प्रोडक्ट को बेचना स्टार्ट कर दिया। क्लियर हो गया? जैसे बच्चों उन्होंने एग्जांपल दे रखा है इनोवेशन का, गौर से देखे तो सैशे वाला हो गया कि पहले 3 डब्बों में आता था, अब सैशे में आने लग गया है। वो न्यू आइडियाज को एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे बैंक वालों ने क्या किया, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड लिया है। पहले सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन होते थे, फिर डेबिट कार्ड आया, फिर क्रेडिट कार्ड आया। तो वो क्या है? पैसे बांटने के, पैसे निकालने के नए नए तरीके कर रहे हैं। है पुराना काम ही, लेकिन तरीका बदल गया है। पैसा निकालने का तरीका कैश ना निकाल के डेबिट कार्ड से निकाल लो। लोन देने का नया तरीका, लोन मांगना ना जाओ, क्रेडिट कार्ड दे दो। तो ये नए तरीके से वो काम कर रहे हैं, ठीक है? फेसिंग अनसर्टेनिटी इन ऑर्डर टू ट्राई आउट न्यू आइडियाज। तो भैया ये भी प्रॉब्लम आती है कि हाँ भाई नए आइडियाज ट्राई आउट कर रहे हैं, उनको पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप रीड कर लेना इनोवेशन के थ्रू, कि लोग इनोवेशन कर रहे हैं तो कैसे पता लगता है, ठीक है? नेक्स्ट पेज पे इसके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, वो आप इसको रीड कर लेना। ओके, तो बच्चों क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन हमने देख लिया। अब बात करने वाले हैं इंडिपेंडेंस और ओनरशिप, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भर। इंडिपेंडेंस का मतलब भी क्या होता है? आजाद। और ओनरशिप का मतलब क्या होता है? मालिकाना हक। तो क्या लिखा हुआ, रीड करते हैं। Analysts of entrepreneurial process have found that a very strong or positive ego drive is involved in the action plan of all significant entrepreneurial ventures। पहली लाइन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल दे रखा है ना, उससे पढ़ते हैं। एक जवान बच्चा जो आईएएस बनना चाहता था, लेकिन वो आईएएस नहीं बन पाया क्योंकि वो इंटरव्यू में फेल हो जाता था, ठीक है ना? 3 लेवल होता है इस क्लियर करने के लिए, एक प्री, एक मेंस और एक इंटरव्यू। प्री क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया, इंटरव्यू में फेल हो गया, ठीक है? लेकिन बाद में उसने बोला कि मैं फेल हो गया, लेकिन मैं अब आने वाले बच्चों को फेल नहीं होने दूंगा। तो उसने जो आईएएस बनना चाहते उसके लिए एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन कर दिया। पहले अकेला पढ़ाता था, फिर बाद में बहुत बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट उसने बना लिया, बहुत सारे टीचर्स इसके अंदर आ गए। मतलब ये एक व्यक्ति जो अपना सपना पूरा नहीं कर पाया, अब वो लोगों का सपना पूरा कर रहा है, तो अंदर उसके ना आग लग गई थी, वो ड्राइव आ गई थी कि मेरे को आपने रोका ना, अब देखो कितने आईएएस मैं खुद बनाता हूं। तो वो इन्होंने पहली लाइन में लिखा हुआ है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक एंटरप्रेन्योर के अंदर एक ड्राइव होती है, एक आग होती है जो उसको आगे बढ़ाती है। उसको बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके अंदर इतनी आग लग रही होती है कि वो उस काम को अचीव करना चाहता है। उससे वो एक मिशन बना लेता है कि हाँ ये मुझे मिशन पूरा करना है। और वो जो ड्राइव है और वो जो गुस्सा है, वो ड्राइव जो है, वो उसको गोल अचीव करने में मदद करती है, ठीक है? और जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो अपने आप ही इंडिपेंडेंस और ओनरशिप आ जाती है। क्लियर हो गया ना? जैसे एक हमारे जो यंग व्यक्ति जो आईएएस बनना चाहते थे, आईएएस नहीं बन पाए, उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओपन किया। आज देखो वो कितने बड़े एंटरप्रेन्योर है, कितनी भयंकर उनके पास इंडिपेंडेंस है, ओनरशिप है, सेल्फ रिलायंस है वो। क्लियर हो गया? तो ये भी वैल्यूज होती है लोगों के अंदर, इंडिपेंडेंट बनने की और आगे बढ़ने की। क्लियर हो गया? दो अभी तक हमने देख ली, क्रिएटिव एंड इनोवेशन, दूसरा हमने देख लिया इंडिपेंडेंस एंड ओनरशिप। तीसरा आता है हमारा रिस्पेक्ट फॉर वर्क। रिस्पेक्ट फॉर वर्क मतलब आप कोई भी काम करो, चाहे बड़ा करो चाहे छोटा करो,
उसके प्रति आप रिस्पेक्ट करो। अपने काम के लिए भी रिस्पेक्ट करनी है और दूसरे काम को भी रिस्पेक्ट करनी है। ये हर एक की वैल्यूज होती है, हर एक की बिलीफ होती है किसी भी बढ़िया एंटरप्रेन्योर की। रीड करते हैं, द एंटरप्रेन्योर्स हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर वर्क। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बिलीव दैट दे कैन अचीव एनीथिंग थ्रू हार्ड वर्क। सिंपल सी बेसिक सी चीज है, मेहनत करोगे अचीव कर लोगे, ये हर एक बंदा जानता है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। अगर हम मेहनत करेंगे किसी चीज के प्रति, वो चीज हम उसको हासिल कर लेंगे। आप किसी भी एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ो, उनके ऊपर बायोग्राफीज बुक आती है, उनके पास ऑटोबायोग्राफी आती है, उनके पढ़ो, सब में उन्होंने ये लिखा था कि उन्होंने सक्सेस कैसे हासिल करी है, हार्ड वर्क के थ्रू हासिल करी है। वो अपने काम को क्या करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। क्लियर हो गया। ये वैल्यू उनको वो डायरेक्शन देता था कि हाँ भाई, जो आपने काम सोचा है वो सही सोचा है, आप उस पर हार्ड वर्क करो और आगे चल के आप आगे बढ़ ही जाओगे। तो मतलब ये काम को रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा आपको। क्लियर, ये आपकी वैल्यूज होनी चाहिए। क्रिएटिविटी, इनोवेशन, इंडिपेंडेंस, ओनरशिप, और हमने ये देख लिया रिस्पेक्ट फॉर वर्क। फोर्थ हमारे पास दे रखा है क्वेस्ट फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। क्वेस्ट का मतलब होता है पीछे भागना, लड़ना, झगड़ना, मतलब ये कि इसको हासिल करना है। मतलब ये आपको एज ए एंटरप्रेन्योर हमेशा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि बढ़िया तरीके से, सबसे अलग, सबसे बढ़िया काम आपको करना है। ये भूख आपके अंदर होनी चाहिए और ये बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के अंदर होती है। क्लियर हो गया। डायनेमिक एंटरप्रेन्योर आर गाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। मतलब जो भी वो कुछ करना चाहते हैं उसमें सबसे बढ़िया करने की वो कोशिश करते हैं। ये चीज हमने नारायण मूर्ति जी के एग्जाम्पल में भी देखी थी कि सिर्फ उन्होंने 10,000 रुपए से इन्फोसिस कंपनी स्टार्ट करी थी और आज देखो वो कहां, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो रेवेन्यू कर रहे हैं। समझ रहे हो ये चीज इन्होंने स्टीव जॉब्स जी का भी एग्जांपल दे रखा है कि कैसे, किस तरीके से उन्होंने एप्पल कंपनी चालू करी, कंपनी से उनको निकाल दिया, लेकिन बाद में उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने एक नई कंपनी चालू करी, फिर बाद में एप्पल ने उन्हें वापस बुलाया। तो वो बात कर रहे हैं किस चीज की, जो भी वो काम करेंगे आउटस्टैंडिंग काम करेंगे। क्लियर हो गया। वो एग्जांपल दे रखा है एप्पल का, कैसे उन्होंने 3D डायमेंशन वगैरह काम किया, वो आप रीड कर लेना। समझ में आ रहा है। ये चैलेंजेस होते हैं वो एंटरप्रेन्योर के को ना मोटिवेट करते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं, उनके अंदर अर्ज पैदा करते हैं कि इसकी तो ऐसी की तैसी, इसने हमको रोका कैसे, अब तो इसको हम कंप्लीट करके ही मानेंगे। तो जैसे ही वो उनके अंदर मोटिवेशन आता है तो वो और भी बढ़िया तरीके से काम करते हैं। क्लियर हो गया। तो बच्चों ये चार जो है वो हमने पढ़ लिए इनके कोर वैल्यूज। कौन कौन से पढ़े हमने कोर वैल्यूज? सबसे पहले हमने पढ़ा क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, दूसरा हमने पढ़ा इंडिपेंडेंस जिससे हमने आईएएस का एग्जांपल देखा था, तीसरा हमने देखा रिस्पेक्ट फॉर वो अपने काम की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, हार्डवर्क काम करते हैं, और चौथा देखा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। आई होप बच्चों आपको ये वैल्यूज वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में जिसके अंदर हम एटीट्यूड के बारे में पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप आपको सेशन में मजा आया होगा। मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लेना, जिसके पास भी ऑन्ट्रो है उसको ये प्लेलिस्ट या ये चैनल का नाम भेज देना। ऑन्ट्रो भी हो जाएगी, बिजनेस स्टडीज भी हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।